नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत से भी कोई निर्णय अभी तक बाहर नहीं आया है। इसके बाद जो मीटिंग खत्म हुई है और अगली मीटिंग 15 जनवरी को बुलाए जाने की बात कही गई है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि दोनों ही पक्ष इसमें इस बात पर राजी हुए हैं कि अगली मीटिंग को हम 15 तारीख को 12 बजे बैठेंगे। और इसके पीछे की वजह क्या है वो हम आपको बता देते हैं। किसान संगठन एक बार फिर से सरकार से इस बात पर जिद पर अड़े हुए थे कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, जिसको लेकर कृषि मंत्री पहले ही कह चुके थे कि तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। आप क्लॉज बाय क्लॉज बिंदुवार इस पर चर्चा कर लीजिए, या फिर इन तीनों कानूनों को वापस लेने के बजाय कोई अन्य विकल्प आपके पास है तो आप उसको लेकर आइए, हम उस पर बात कर सकते हैं। इसको लेकर 2.5 घंटे आज बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद में ये निष्कर्ष निकला कि अब 15 तारीख को इस पर फिर से बात होगी। अब ये 15 तारीख क्यों आई है बीच में, उसका भी कारण मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल 11 जनवरी को इसी पूरे मामले पर अन्य याचिकाओं को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है जिसमें इन तीनों कानूनों को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द करने की मांग की गई है। साथ में सुप्रीम कोर्ट में वो याचिकाएं भी पेंडिंग है जिनमें किसानों द्वारा किए गए जमावड़े की वजह से, विरोध प्रदर्शन की वजह से और रास्ता रोकने की वजह से जो आम जनता को परेशानी हो रही है उसको लेकर भी याचिकाएं लगी हुई हैं। और उन सभी याचिकाओं पर 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सरकार ये चाहती है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगर राय सामने आ जाए तो फिर सरकार को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर हालत में किसानों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना ही पड़ेगा। और यही वजह रही कि किसान भी इस बात को लेकर कह रहे थे कि क्या आप कानून के माध्यम से इसका हल चाहते हैं। सरकार ने कहा कि कानून को मानना हमारी मजबूरी है और सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना केंद्र सरकार के लिए जरूरी भी है। और इसीलिए सरकार को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कोई ना कोई ऐसा निर्देश जरूर आएगा जिससे जो कोरोना प्रोटोकॉल के बावजूद किसानों का इतना बड़ा जमावड़ा हो रहा है, दिल्ली के तमाम लोगों को कोरोना के दोबारा फैलने का खतरा उत्पन्न हो रहा है और साथ ही साथ जो लोग किसान प्रदर्शन में शामिल हैं, विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं, उनको भी कोरोना का खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है, जिसको लेकर चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े कई बार चिंता व्यक्त कर चुके हैं। पिछली सुनवाई में भी और उससे पहले भी जो सुनवाइयाँ हुई थी उनमें भी उन्होंने यही कहा था कि क्या ये जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है ये कोविड-19 की गाइडलाइंस को पालन करते हुए हो रहा है, क्या किसानों को कोरोना का खतरा नहीं है। अगर है तो निश्चित तौर पर जिंदगी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। दूसरी तरफ अगर सरकार की तरफ से बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने कल डेरा नानकसर के मुखी बाबा लखा सिंह से भी बातचीत की थी। उनसे 2-2.5 घंटे उनकी बात हुई और बाबा लखा सिंह ने भी ये कहा था कि सरकार को इस पर बीच का रास्ता देखना चाहिए। और इसी बात को कृषि मंत्री ने कहा था कि अगर किसान ये इस बात पर राजी हो जाते हैं कि सरकार इस पूरे मामले को राज्य सरकारों पर छोड़ दे कि जहां जहां किसान इसका विरोध कर रहे हैं उन राज्यों में ये कानून न लागू किए जाएं और जहां जहां किसानों को इससे आपत्ति नहीं है, किसान इसके समर्थन में हैं, उन राज्यों में ये कानून लागू कर दिए जाएं। और उसके बाद इसका रिजल्ट 1-2 साल में सबके सामने आ ही जाएगा और उससे बाद में पूरे देश में जो बचे हुए राज्य होंगे वहाँ भी इन कानूनों को लागू किया जा सकता है अगर ये फायदे के लिए है। इसको लेकर बाबा लखा सिंह ने कहा कि हाँ, इस तरीके की बातें हो सकती है और हो सकता है कि आज की मीटिंग में ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से आगे बढ़ाया गया हो, जिस पर किसान नेताओं का ये कहना है कि वो अगली मीटिंग तक बीच में बातचीत करेंगे, अपने जो संगठन हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे, उनके साथ मंत्रणा करेंगे। और अगर इस तरीके का प्रस्ताव सरकार ने दिया है तो निश्चित तौर पर ये जो आंदोलन का एक समाधान है वो निकल सकता है, क्योंकि कृषि जो एक ऐसा मुद्दा है जो राज्य सरकारों का इससे ज़्यादा लेना देना रहता है। एपीएमसी पर जो सब्सिडी दी जाती है, जो गेहूँ खरीद में सब्सिडी दी जाती है, धान खरीद में, वो भी राज्य सरकारों के मार्फत आती है। और ऐसी स्थिति में खासकर जो कि देखने को मिल रहा है, पंजाब और हरियाणा के किसान यहाँ पर प्रदर्शन ज़्यादा कर रहे हैं, विरोध ज़्यादा कर रहे हैं,
तो उस स्थिति में पंजाब सरकार पहले ही इन कानूनों को लागू कर चुकी है, एमएसपी वाला कानून पहले लागू कर चुकी है। क्या पंजाब सरकार उसको वापस लेगी? और चूंकि अगर केंद्र सरकार ये कह देती है कि सभी राज्य स्वतंत्र हैं, वो इनको लागू करें या न करें, वैसी स्थिति में वो राजनीतिक पार्टियां भी एक्सपोज हो जाएंगी, जो एक तरफ तो किसान कानूनों का विरोध कर रही है, कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, और दूसरी तरफ चुपके से पर्दे के पीछे जाकर उन कानूनों को लागू भी कर रही है, जैसा पंजाब में हुआ था। पंजाब के मंत्री ने जिस तरीके से खुलासा किया, भारत भूषण आसू ने, कि उनके प्रदेश में जो कानून आया है नया, उसके तहत दूसरे राज्यों के किसानों से भी खरीदी की गई है, और इस बार गेहूं और धान की जो खरीदी हुई है वो रिकॉर्ड स्तर पर हुई है। यानी कि सीधे तौर पर पंजाब में 3 महीने पहले ही जो कृषि कानून में तब्दीली आई थी, जो बदलाव किया गया था, उसको लागू कर दिया गया है। यहाँ एक और बात गौर करने की है, और वो ये है कि केंद्र सरकार शुरुआत से इस पूरे मामले में ये कहती आई है कि तीनों कानूनों को हटाने की बात को अगर आप साइड रख दें और चर्चा करें, संशोधन की बात करें, सरकार उस पर तैयार है। लेकिन चूंकि ये किसान संगठनों के तौर पर जो लोग वहाँ जाते हैं, वो हर बार एक ही बात कहते हैं कि तीनों कानूनों को वापस लो, जो सीधे तौर पर, संवैधानिक तौर पर और कानूनी तौर पर भी उचित दिखाई नहीं देता है। क्योंकि कोई भी कानून जो संसद से पारित होता है, इस तरीके से भीड़ के दबाव में या कुछ संगठनों के दबाव में उसको वापस नहीं लिया जा सकता। उस पर चर्चा हो सकती है, उसके मेरिट डिमेरिट्स पर चर्चा हो सकती है, और उसके बावजूद भी अगर उसमें कुछ खामी है तो उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन एक सिरे से अगर किसी जिद की बात की जाए, तो जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर इसी तरीके से सरकार ऐसे कानूनों को वापस लेती रहेगी, तो फिर कल को कोई दूसरा संगठन आ जाएगा, कल को कोई दूसरा एक ग्रुप आ जाएगा, कुछ मजहबी ग्रुप भी आ सकते हैं, और वो भी फिर इसी तरीके से कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बना सकते हैं। और इन दबावों के बीच में जो पिसेगा वो होगी दिल्ली की जनता, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, और देश की राजधानी होने के नाते जितने भी प्रदर्शन होंगे, जितने भी दबाव होंगे, जितने भी ब्लैकमेलिंग होगी, वो दिल्ली के ऊपर ही होगी, दिल्ली के आसपास ही होगी। और इसलिए इस तरीके की गलत परंपरा का पढ़ना लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, और ना ही देश के संविधान के तौर पर चलने वाले नागरिकों के लिए अच्छा है। क्योंकि उनका मानना है कि जो संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर जिस चीज़ की व्याख्या हो सकती है, अगर आपको लगता है कि कोई कानून असंवैधानिक है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इसको लेकर कुछ संगठन सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं। उसके बावजूद अगर दबाव डालने की राजनीति की जाएगी, दबाव डालने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाएंगे, निश्चित तौर पर इससे जो निष्ठावान नागरिक हैं उनको बेहद धक्का लगेगा। और इसका जिक्र आज कृषि मंत्री ने किया भी। उन्होंने कहा कि जो किसान इसका विरोध कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ हैं, उनकी भी बात हम पिछले 1.5 महीने से सुन रहे हैं। उसके अलावा हम उनकी भी बात सुन रहे हैं जो इन कानूनों के समर्थन में हैं। पूरे देश से जिस तरीके से तमाम संगठनों के लोग हमसे मिल रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों की बात का भी सम्मान हमें करना पड़ेगा। और हम एक तरफा तौर पर किसी एक पक्ष के बात सुनकर फैसला नहीं ले सकते। हम ना तो समर्थन करने वालों की बात पर अड़े हुए हैं और ना विरोध करने के वालों की बात पर। इसलिए जो बीच का रास्ता है, संशोधन का रास्ता है, अगर उससे इनको दिक्कत है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा, जो भी सुझाव होगा, केंद्र सरकार उसको मानेगी, और इसमें किसी को कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ जो किसान संगठन है, उनको ये डर लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई इस तरीके का आदेश आ गया तो निश्चित तौर पर वो बाध्य हो जाएंगे धरना प्रदर्शन को बंद करने के लिए, आंदोलन को वापस लेने के लिए। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं हन्नन मौला टाइप के, जो वामपंथी दलों से आते हैं, और उनकी सोच ये है कि ये आंदोलन किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये चलता रहेगा तब तक इनकी चर्चा चलती रहेगी, जब तक इनकी दुकानें चलती रहेगी, और इनकी राजनीति जो बिल्कुल शून्य तक पहुँच गई है, वो राजनीति दोबारा से शुरू होने की उन्हें उम्मीद लगी रहेगी। और इसी उम्मीद में योगेंद्र यादव जैसे लोग, मेधा पाटकर जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग भी वहाँ पर डटे हुए हैं। तमाम एनजीओ वादी लोग भी वहाँ डटे हुए हैं। उनको अपने एनजीओ के लिए तमाम समर्थक वहाँ मिल रहे हैं आसानी से। उसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ जाकर दूसरे अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी टाइप के जो बुझे हुए दीपक हैं, या फिर बल्ब जो फ्यूज बल्ब हैं, उन्हें भी उम्मीद है कि शायद किसान आंदोलन की जो बैटरी है, किसान आंदोलन का जो ये पूरा जमावड़ा है, उनसे इनकी जो
फ्यूज हुआ बल्ब है या फ्यूज ट्यूबलाइट है वो थोड़ा बहुत जल जाएगी और देश को फिर से वो भ्रमित कर पाएंगे। लेकिन इस सब के बीच में जो सरकार दाव चल रही है, सरकार भी अपनी तरफ से एक सेफ गेम खेलने की कोशिश कर रही है। सरकार ये चाहती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में कोई बड़ी टिप्पणी कर देता है, कोई बड़ा निर्णय दे देता है, क्या बड़ी राय रख देता है, तो निश्चित तौर पर सरकार आसानी से उसको लागू करने के लिए आंदोलन को खत्म कर सकती है, आंदोलन को हटा सकती है और किसानों को भी सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। 15 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट की बैठक होनी है, सुप्रीम कोर्ट में ये कार्रवाई चलनी है और इसलिए उम्मीद है कि अगर 15 जनवरी को इसका समाधान नहीं निकलता है तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसका समाधान निकल सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानकर किसान संगठन अपने ऊपर अवमानना की कार्रवाई नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान संगठन हैं उन पर पहले ही सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि जो याचिकाएं हैं इनमें किसान संगठनों को पार्टी बनाया जाए, उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली के लोगों को उन्होंने क्यों बंधक बना रखा है, दिल्ली की सप्लाई लाइन को क्यों काट रखा है और क्यों दिल्ली में काम करने आने वाले लाखों लोगों के रोजगार पर उन्होंने संकट पैदा कर दिया है। अगर इन बिलों से, इन कानूनों से किसी भी तरह की उन्हें दिक्कत है तो उनके पास दूसरा रास्ता था सुप्रीम कोर्ट आने का, या फिर उनके पास दूसरा रास्ता है कि सरकार को बिंदुवार चर्चा करके सुझाव दें। लेकिन ऐसा करते हुए किसान संगठन नजर नहीं आ रहे हैं। अब तक 8 दौर की जो बातचीत हुई है उसमें बार बार केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि इन तीनों कानूनों में जो भी आपको दिक्कत है उसको आप इंगित कीजिए, तार्किक तौर पर उस पर चर्चा कीजिए। लेकिन अभी तक किसान संगठनों की तरफ से एक भी कानून के एक भी अनुच्छेद या एक भी क्लॉज पर कोई भी तार्किक तौर पर कोई चर्चा और तार्किक तौर पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, अरविंद केजरीवाल टाइप के या राहुल गांधी और अखिलेश यादव टाइप के जो नेता वहां पर हैं उनको भी नहीं पता है कि इन कानूनों में खामियां कैसे वो निकालें। वो सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, एमएसपी पे कानून बनाओ और इन तीनों कानूनों को वापस लो। सरकार एमएसपी पर कानून बनाने के लिए लिखित गारंटी देने के लिए तैयार है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स को लेकर सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो इसके ज़्यादातर हिस्सों को लागू कर चुकी है और खुद स्वामीनाथन ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखकर इस बात की जानकारी दी थी कि सरकार ने ज़्यादातर सिफारिशों को मान लिया है। इसलिए यह कहना कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करो एकदम हास्यास्पद लगता है। और जहां तक बात है तीनों कानूनों को वापस लेने की, उसको लेकर हम आपको बार बार बता चुके हैं कि ये वापस लेना इतना आसान नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर देश में संवैधानिक जो संकट है वो पैदा हो सकता है, क्योंकि कोई भी संगठन आकर, कोई भी बड़ी भीड़ आकर, कुछ 2, 4, 5, 10 लाख लोग आकर किसी भी कानून के खिलाफ इस तरीके की मांग कर देंगे और फिर देश चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।